अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तवक्को थी कि इलेक्शन होगा और फैसला वो होगा जिसे अवाम जो है मैंडेट देंगे, हुकूमत वही बनाएगा जिसको अवाम हुकूमत बनाने का हक देंगे, अवाम मैंडेट देंगे। लेकिन इलेक्शन भी हो गया, हुकूमतें भी बन गई, मगर मुल्क में जो सियासी तकसीम है जिसे हम एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहते हैं, वो ख़त्म होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कि कोई कहता है कि वफाकी हुकूमत अभी गई तो अभी गई, और कोई KPK में भी गवर्नर राज लगता हुआ देख रहा है। इंतज़ामी मामलात या अफसरान की तैनातियों को लेकर PTI की सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत अब आमने सामने हैं। यहाँ भी मसाइल शुरू हो चुके हैं। अब ज़ाहिर है मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं और सेक्रेटरीज और ब्यूरोक्रेट्स लगाना इख्तियार तो उनका है, लेकिन रिवायत ये रही है कि सूबों के वज़ीर आला की मर्ज़ी को वफाकी हुकूमत ज़ाहिर है इसको तरजीह देती है, लेकिन यहाँ पर इस बार ऐसे नहीं हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तैनाती के मामले पर KPK हुकूमत और वफाकी हुकूमत में तनाज़ा 2 हफ्ते से चल रहा है और ये ऐसे ही बरकरार है, इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन वफाक ने एक नाम की बजाय 3 नाम भेजे और हिदायत की कि इस पे से आप हमें बता दें, जिस पर सूबाई हुकूमत ने 3 नाम वफाकी हुकूमत को भेज दिए। लेकिन अब वफाक की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई बात नहीं हो रही है इस पर, जिस पर ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत नाराज़ हो रही है। अब दूसरा तनाज़ा ये है कि सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद अपोजिशन के अरकान से मखसूस सीटों पर हल्फ नहीं ले रही है। इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हो सके, ना ही हुकूमती इत्तेहाद सेनेट में जो एक उम्मीद थी उन्हें 2/3 मेजॉरिटी का टारगेट वो हासिल कर सका है। यानी दोनों फ्री कैन जो हैं वो एक दूसरे को चैलेंजेस दे रहे हैं। सूबे और वफाक के दरमियान महाजराई का ये आलम है कि अब सूबे में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने यह खदशा जाहिर किया है कि अगर सूबाई हुकूमत का रवैया ना बदला तो गवर्नर राज लग सकता है। अब सवाल ये है कि अगर वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने की तरफ जाती है तो PTI इस पर क्या रिएक्ट करेगी? इस मुश्किल में PTI के पास फिर क्या ऑप्शन होंगे? वहीं ये सवाल उठता है कि जब से PTI कि KPK में हुकूमत बनी है उसने वफाक से टकराव की पॉलिसी क्यों अपना रखी है? इसकी वजह क्या पार्टी में भी 2 आरा हैं, कोई कहता है कि मज़ाहमत करनी है, कोई कहता है मफाहमत करनी है, और मज़ाहमत एक ऐसे वक्त में जब सूबे का ख़जाना भी खाली है। सवाल ये भी है कि किसी भी सूबे में गवर्नर राज लगाने के लिए वफाकी हुकूमत को जिन ग्राउंड्स की, जिन हालात के पेश नज़र एक ज़रूरत होती है गवर्नर राज लगाने की, क्या वो हालात वाकई हैं? क्या मौजूदा हुकूमत वाकई इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? अगर हम आईने पाकिस्तान को देखें तो इसके 10वें बाब में 232 और 234 ये 2 ऐसी शक़ें हैं जिसकी बुनियाद पर वफाकी हुकूमत सूबे में इमरजेंसी या गवर्नर राज को डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ऐसा सिर्फ ऐसी सूरत में हो सकता है जब सदर पाकिस्तान को ऐसा लगे कि मुल्क के किसी हिस्से में जंगी हालात हैं या बैरूनी ख़तरा हद से बढ़ गया है। अगर सूबे का गवर्नर भी सदर को लिख कर दे कि हालात ख़राब हैं, इंतज़ामी मामलात ठीक नहीं है, तो इमरजेंसी और गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है। गवर्नर राज को तो काले कानून के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि ऐसे में एक मुंतखब हुकूमत को ज़ाहिर है माजूल करके सारे इख्तियारात महदूद मुद्दत के लिए गवर्नर के हवाले कर दिए जाते हैं, जिसे जमहूरी उसूलों के मुनाफी माना जाता है। अब मार्शल लॉ के अदवार में सूबों में गवर्नर राज तो लगते रहे हैं, मगर मौजूदा सदर आसिफ अली जरदारी भी माजी में 2 बार 2 सूबों में गवर्नर राज लगा चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पहला गवर्नर राज 2009 में पंजाब में शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ लगाया था। फिर जरदारी साहब ने ही 2013 में सूबाई हुकूमत ख़त्म करके बलूचिस्तान में गवर्नर राज नाफिज किया था। अब सवाल ये है कि आज एक बार फिर से ऐवान सदर में जरदारी साहब मौजूद हैं कि अब फिर किस सूबे में गवर्नर राज लगने जा रहा है। वाकई सवाल ये भी है कि अगर वफाकी हुकूमत ऐसा कोई फैसला करती है तो इसका क्या रिएक्शन आएगा। और दूसरी तरफ PTI ने ईद के बाद अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर सड़कों पर आने का ऐलान किया है। ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद 5 रुकनी जमातों पर मुश्तमिल बना है और कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद जमातें भी वक्त के साथ साथ शामिल हो जाएंगी। इस मतवा के इत्तेहाद की सरबराही महमूद खान अचकज़ई को दिए जाने का इम्कान है। 2 रोज़ पहले इजलास हुआ जिसमें PTI, जमात इस्लामी, BNP मेंगल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM और खैबर और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने मिलकर एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तफाक किया कि एहतजाजी तहरीक से मुल्क में आइन की बहाली, शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत को बहाल किया जाएगा। PTI एक ऐसे वक्त में बाकी सियासी जमातों से इत्तेहाद की बात कर रही है जब PTI की अपनी सफ़ों में इत्तेहाद जो है वो कम नज़र आ रहा है। पार्टी रहनुमा हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की ख्वाहिश में इतनी लफ्ज़ी जंग कर रहे हैं कि पार्टी में जो हालात हैं वो कन्फ्यूजन फैलाना शुरू हो जाते हैं कि किसकी सुन्नी और किसकी नहीं सुन्नी है। अब जो तहरीक इंसाफ का एहतजाज है इसके क्या मकासद हैं कि जिन मकासद के लोग निकल रहे हैं क्या वो पूरे हो पाएंगे? क्योंकि इसी तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना भी दिया हुआ है, उससे भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ था। मैं बात करूंगी
मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ साहब आपका। रऊफ़ साहब, सबसे पहले तो जो ईद के बाद आप लोग तहरीक चलाने जा रहे हैं, अभी 12 को शेड्यूल का ऐलान होना है, क्या मकसद है? ज़ाहिर है वो आप लोगों ने 13 जो कुछ निकात हैं वो भी मेंशन किए हैं, सिविल बालादस्ती होनी चाहिए, आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए, बिल्कुल ये सब कुछ होना चाहिए। ये तो बड़ी आइडियल सी चीज़ें हैं, ना होने का तो सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि इससे बरक्स हमारे मुल्क में चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जो आप तहरीक चलाने जा रहे हैं, कौन मानेगा इन चीज़ों को? हुकूमत भी बन गई है, कौन आपके ये जो मुतालबात हैं मानेगा? धरना देंगे? कितने दिन का धरना होगा? क्या करेंगे आप लोग? थैंक यू वेरी मच जी। मैं तो सोच रहा था कि शायद आप अपने सवालों के खुद ही जवाब दे रही हैं, तो मेरी ज़रूरत नहीं है यहाँ, लेकिन बहरसूरत आपने सवाल फाइनली कर दिया। एक तो यह है कि 5 इस पे जमातें नहीं हैं, इसमें 6 जमातें हैं, 6 जमातों का इत्तेहाद है ये, और इसमें और भी जमातें जो हैं उनके साथ हमारे राब्ते हैं, और बहुत जल्दी आपको इसमें कुछ और जमातें भी शरीक होती हुई नजर आएंगी। दूसरी बात है, जो आप अपने सवालों के जवाब दे रही हैं, तो उसमें अगर तो किसी तहरीक का या किसी जद्दोजहद का कोई असर नहीं होना, अगर मैं ये आपकी स्टेटमेंट मान लूं, तो फिर तो हमें सबको चाहिए कि अपनी अपनी दुकान के ऊपर ताला लगा के घर बैठ जाएं, जाके सो जाएं। बीबी, पॉलिटिकल जद्दोजहद जिसका नाम है ना, उसके असरात होते हैं। वो असरात आपको नजर आए या ना आए, लेकिन वो असरात होते हैं। अभी आप देखिए, जो हमारे प्रेशर के ऊपर जो हमने सुप्रीम कोर्ट को जब ये खत मिला 6 जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का लिखा हुआ, तो आप देखिए कि विद इन अबाउट 3 या 4 डेज उन्होंने वही चीफ जस्टिस जो कि नहीं पहले राजी था फुल कोर्ट के लिए, वो खुद ही अपने अल्फाज में ही फुल कोर्ट बनाने के ऊपर राजी हो गया। तो ये कहना कि जी जद्दोजहद का असर नहीं होता या कौन मानेगा, ये एक कानूनी माशरा जो होता है, जो कानून के ताबे होता है, जो आइन के ताबे होता है, जो रूल ऑफ लॉ के ताबे होता है, वहाँ बातें जो हैं अवाम की वो मानी जाती हैं, जो अवाम के जेन्युइन डिमांड्स होते हैं उनको पूरा किया जाता है। हाँ, ये और बात है कि जिस मुल्क में जो अवाम का मैंडेट है वो शब खून मार के लूटा गया हो, वहां शायद आपकी बातें रेलेवेंस रखती हैं कि जी वहां जिन लोगों ने लूटा है या जो उसके मुहरकार थे, जो उसके ऑर्केस्ट्रेटर्स थे, क्या वो अवाम के इस डिमांड को अगर वो रीअसर्ट करे, रीइटरेट करे, तो क्या वो मानेंगे कि नहीं? तो मेरा बात ये है कि जहां अवाम ने मैंडेट दिया, जहां अगर अवाम की राय का एहतराम करना होता तो वो 8 फरवरी को एहतराम हो जाता। बात यह है कि अगर जिन्होंने अवाम की बात तब नहीं मानने से इनकार कर दिया, अब आप लोगों के एहतजाज से ये सब कुछ कैसे कौन मानेगा? क्यों नहीं मानेंगे? मेरा ये मैं इसी बात को तो जवाब दे रहा हूं ना। जो पॉलिटिकल जद्दोजहद होती है उसका मतलब ही ये है कि आपने एक पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात को रीइटरेट करते रहना है, और हम ये मुतालबात रीइटरेट करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर करेंगे, कानूनी जो हमारे पास फ्रंट है, महाज है, उनके ऊपर करेंगे, और जो आईने मुल्क ने, आईने रियासत ने हमें हक दिया है पुरअमन एहतजाज का, हम वो करेंगे। तो 13 तारीख को हमारा पहला जलसा पशीन में, और वहां से हम ये एहतजाजी तहरीक का आगाज कर रहे हैं, और ये एहतजाजी तारीख बिल्कुल पुरअमन होगी और वो आगे बढ़ेगी, और इसको मुख्तलिफ। लेकिन जाहिर है इसका ये भी तो मकसद है ना, इसके हुकूमत दबाव में आए और दबाव में आकर आप लोगों के जो मुतालिबात हैं उस पर गौर व फिक्र करें। लेकिन अभी मैं एक टीवी चैनल पर मुसद्दिक मलिक साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, अगर इनकी ये कोशिश है कि हम दबाव में आ जाएंगे तो हम बिल्कुल दबाव में नहीं आएंगे, हम काम करते रहेंगे। ये इनके पास आज भी चॉइस है, अगर ये समझते हैं कि इनकी हुकूमत बन सकती है तो आज भी आकर ये हुकूमत बना ले। तो इस तरह एहतजाज और धरने ये कोई हल नहीं होता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुसद्दिक मलिक साहब की कोई ग्रूमिंग नहीं है पॉलिटिक्स में। वो जहां से आए हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं, वहीं उन्होंने वापस लौट जाना है, वो चले जाएंगे। हम यहाँ पैदा हुए, यहीं हमने मिट्टी के नीचे जाना है, और हम यहाँ की पैदावार हैं। और ये इन लोगों के ना, मुझे आप एक्सेप्ट सुना दिया करें कि जी मैं इन लोगों को इंपॉर्टेंस दूंगा या इनकी कोई रेलेवेंस है, या ये मुल्क के मुहरकात को समझते भी हैं। ये बैरूनी अनासर हैं जो बैरून मुल्क चले जाएंगे जब इनका यहाँ अपना जो इनका किरदार है के साथ। अगर इन लोगों की, आप लोगों के नजदीक बात करने देना, प्लीज बात करने देना, प्लीज बात करने दें, प्लीज बात करने दें, प्लीज बात करने दें। देखिए, आप एक थॉट प्रोसेस ना थोड़ा करें ना। मुझे अपना एक पॉइंट है, वो मुझे लेट मी मेक इट, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स इंटरवीन, यू आर द एंकर, आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। ये जो है इनका एक रोल है जो ये प्ले करेंगे, उसके बाद इन्होंने अपने जहां इनका ठिकाना है वहां वापस चले जाना है। ये अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान की मिसफॉर्चून है ऐसे लोग
जो कहते हैं कि तहरीक का असर नहीं होता। तहरीक का असर होता है अभी भी। हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, हमें पता है एग्जैक्टली क्या असर होता है। हमें इस वक्त भी पता है कि हुकूमत के ऊपर कितना असर है, वो कितने प्रेशर में है, और ये प्रेशर हमने बढ़ाना है। ये हमारा हक है, हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है। और हम अपने जो हमने, यही मैं कहने लगी थी कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की क्या रेलेवेंस है, आप तो इनको कुछ समझते नहीं है। तो बात ये है, अगर इन लोगों की रेलेवेंस नहीं है, लेकिन जा भी आप इन्हीं लोगों के पास रहे हैं ना अपने मुतालिबात लेकर, दबाव भी आप इन्हीं लोगों पर डालना चाहते हैं ना। एक तरफ आप लोग उनकी एग्जिस्टेंस को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इनके पास नहीं जा रहे, हम अवाम के पास जा रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम के पास जा रहे हैं। ये अवाम नहीं है, ये इंपोज की हुई क्रिमिनल अशराफिया है इस मुल्क के ऊपर। हमारा ताल्लुक अपने लोगों से है, उन लोगों से है जो कि पिसे हुए हैं इन्हीं अशराफिया के जुल्म और सितम के नीचे। हमारा मुतालबा उन लोगों से है जिन्होंने हमें वोट इन किया है, जिन्होंने हमें मैंडेट दिया है, 2/3 मैंडेट दिया है। हम उनके पास जा रहे हैं। हम इन लोगों के पास क्यों जाएंगे? किस काबिल है इनके पास? अवाम को इकट्ठा करके मैसेज तो आप लोगों ने उन्हीं को देना है ना सर। सुनिए, ये खुद दूसरों की नौकरी कर रहे हैं, ये नौकर हैं, मुलाजिम हैं, ये तनख्वाहदार हैं। ये जहां से लेते हैं तनख्वाह वो भी हमें पता है। इनके पास हम क्या करने जाएंगे? इनके पास कुछ नहीं है हमें देने को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ये एहसास है कि उनके पास वाकई ना देने को कुछ है ना करने को कुछ है, क्योंकि वो हुकूमत करना नहीं चाहते थे। नून लीग के अपने लोग ये बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं, जावेद लतीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी, उनसे बात हुई जावेद लतीफ साहब की, वो कहते हैं हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते। नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते। तो फिर उनसे सवाल हुआ तो फिर क्यों ये सब कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये ऐसे ही सब कुछ हुआ जिस तरह जबरदस्ती जो है वो हुकूमत बनवा दी गई, और जिस तरह अदम एतमाद जबरदस्ती लाई गई। तो उनके हाथों में भी कुछ नहीं है। जिस तरफ आप लोग इशारा कर रहे हैं, जिस तरह आप लोगों के साथ सब कुछ हुआ, वही अब सब कुछ इनके साथ हो रहा है। तो इनका कोई कसूर नहीं है। छोड़ दें, हुकूमत नहीं करना चाहते तो छोड़ दें। अवाम का मैंडेट है, रिस्टोर करें, हम मामला ठीक कर लेंगे अगर हम आए। लेकिन हम अवाम के मैंडेट के बगैर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अवाम के मैंडेट के साथ आएंगे। और उस मैंडेट को रीट्रेट करने के लिए हमारी जद्दोजहद है। सिविलियन सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए हमारी जद्दोजहद है, और ये हमारा आईनी हक है, कानूनी हक है, और इसको हम नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक जब तक कि इस मुल्क में सिविलियन सुप्रीमेसी जो है, सिविलियन बालादस्ती, वो एस्टैब्लिश नहीं होती है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इस मुल्क में हुकूमतें के पिछले 2-3 साल से कैसे चल रही हैं, कौन चला रहा है, कैसे इलेक्शंस हुए हैं। तो अब समझ में नहीं आ रही आप लोग एहतजाज करने किससे जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक हुकूमत है, आप कह रहे हैं कि उनसे तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। अब एक दूसरा इदारा है जिस पर आप लोगों ने हमेशा सवालात उठाए हैं, 2 साल से उठा रहे हैं। ये एहतजाज एक्चुअली है क्या उनके खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है ये एहतजाज? ये एहतजाज है मैंडेट चोरी किए जाने के ऊपर। ये एहतजाज है मैंडेट को रिस्टोर कराने के लिए। ये एहतजाज है पाकिस्तान में आइन को बहाल करने के लिए। ये एहतजाज है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को बहाल करने के लिए। ये एहतजाज है पाकिस्तान में जमहूरियत को थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बहाल करने के लिए। ये एहतजाज है मुल्क में सिविलियन बालादस्ती को एस्टैब्लिश करने के लिए। किसने करना है ये सब कुछ? ये हम कर रहे हैं, हम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम करेंगे, पाकिस्तान के अवाम करेंगे। उठेगा जब जम सर फिरोशा, पढ़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले। आप समझते हैं कि मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, मुआशी सूरत हाल, किस तरह की मुआशी सूरत हाल चल रही है, KPK के पास पैसे नहीं है, एक तरफ आप लोग मज़ामत की बात करते हैं, दूसरी तरफ KP हुकूमत की ये भरपूर कोशिश है कि किसी तरह विफाक से उन्हें पैसे मिल जाएं। तो ऐसा तो नहीं होता कि एक हाथ आप गर्दन पर रखें और दूसरा हाथ आप पैरों पर रखें, तो ऐसे तो मामलात नहीं चल सकते। आप लोग अपने काम भी करवाना चाहते हैं KP के लिए, और दूसरा उन्हीं के खिलाफ आप लोग एहतजाज भी करने जा रहे हैं। हमारा हाथ किसी के पांव पे नहीं है, हमारा हाथ किसी के पांव के ऊपर नहीं है। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम इल्तिजा नहीं कर रहे, हम वो हक मांग रहे हैं जो कानून और आइन ने हमें दिया है। और वो एहतजाज, वो जो है हक और वो जो हमें दिया है, वो अवाम पाकिस्तान के लोग बहाल करेंगे। आप जो बात करती हैं कि जी मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, जी बिल्कुल ठीक है। तो क्या जिन लोगों ने मैंडेट चोरी किया उनको नहीं पता था कि ये मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और ये नहीं करना चाहिए? क्या उनको नहीं पता था कि अवामी मैंडेट को उन्हें उसी हालत में एस्टैब्लिश करना चाहिए? क्या उन्हें नहीं पता था? क्या ये लोग जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं,
इन्होंने जो जो डील्स की हैं, क्या इनको करनी चाहिए थी? ये आप लोगों को पता है ना, ये सारे मुतालिबात करते करते, सिविल बालादस्ती की बात करते करते, इंसाफ की बात करते करते बीच में 9 मई भी हुआ था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। वो साजिश थी, हुआ था, करवाया गया था, लेकिन ये हकीकत है कि इस मुल्क में ये 9 मई हुआ है तो दोबारा ये मुल्क किसी भी 9 मई का मुतामिल नहीं हो सकता। देखिए 9 मई जो है वो इंतहाई अनफॉर्चुनेट चीज था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। किसने किया? ये एस्टैब्लिश होना अभी बाकी है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशनल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो नहीं हुई है। मुजरिम को, जिसके ऊपर इल्जाम होता है, उसका जुर्म साबित पहले होता है तो वो मुजरिम बनता है। जुर्म साबित कौन कर रहे हैं? कहां हो रहा है? क्या कोई जुडिशियल इंक्वायरी हुई है? जुडिशरी को तो खुद जो है ना वो इंसाफ की जरूरत है। जुडिशरी तो आज खुद इंसाफ मांग रही है। जिस तरीके से धमकी आमेज खतूत और एंथ्राइक्स वाले जो है ना वो खतूत उनको मिल रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आज अदलिया की आज़ादी पर। मुझे ये बताइएगा कि जो KPK में गवर्नर राज लगाने की अमीर मकाम साहब बात कर रहे हैं, क्या सूरत हाल उस तरफ जा सकती है रऊफ साहब? KP में ये गवर्नर राज का सोचेंगे भी ना तो KP के अवाम इनसे निबड़ लेंगे, वो बहुत हैं। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो गवर्नर राज लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो प्रोविंशियल असेंबली है उसका वोट चाहिए, सिफारिश चाहिए उसकी। ये आइन पढ़ के आए, और किसी तरीके से गवर्नर राज नहीं लग सकता। लेकिन ये और बात है कि इस मुल्क में आइन की कदर नहीं है, ये और बात है कि इस मुल्क में कानून की कदर नहीं है, ये और बात है कि इस मुल्क में इलेक्शन कराने वाली सारी हुकूमतें गैर आईनी और गैर कानूनी थी। ये हकीकतें हैं और ये आश्कार हैं और ये आश्कार और होंगी। सही, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दे रऊफ साहब। ये फोकल पर्सन, ये इस पर क्या पार्टी में जो है ना वो एक टग ऑफ वॉर चल रही है? शेर अफजल मरवत को वो कहते हैं मुझे हटाया नहीं है, पार्टी के दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं उनको हटा दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद हटाया है फोकल पर्सन की हैसियत से शेर अफजल मरवत साहब को। ये ओहदों पर ये कब तक इस तरह ये मामलात चलते रहेंगे? फैसला तो आखिर इमरान खान ने करना है। देखिए कोई डिविजन नहीं है पार्टी के अंदर। मैं भी कल खान साहब से मिलके आया हूँ फाइनली, और उन्होंने एक नई फोकल पर्सन्स की जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की है, और वो उनके अपने अल्फाज में इट सुपरसीड्स द प्रीवियस वन। उसमें 5 लोग शामिल हैं। बैरिस्टर गौर साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, वो उमर अयूब साहब हैं, उसमें एक हमारे जो है इंतजार पंजोता साहब हैं, एंड वन अदर पर्सन, 5 पीपल। ये अब हमारी फाइनल वो फोकल पर्सन्स की कमेटी है, और ये तमाम खान साहब के साथ मीटिंग्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करेगी। इससे पहले अगर कोई फोकल पर्सन था तो वो अब फोकल पर्सन नहीं यार, ये खान साहब की हिदायत के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उनकी हिदायत के बगैर कोई काम नहीं होता। इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर बात इसलिए नहीं करूंगा कि बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो हम अपने इंटरनल फोरम के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ हसन साहब में थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पिछले चंद दिन से मुल्की सियासी मंजरनामे पर जजिस की तरफ से लिखा जाने वाला ख़त, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की तरफ से लिखा गया, और जजिस को अब मिलने वाले मशकूक और धमकी आमेज खतूत की बड़ी बाज़गश्त है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस ने अदलिया में इदारों की मदाखलत के खिलाफ जो ख़त लिखा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने का इंदिया दिया है। ये मामला अभी चल ही रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट तक के जस्टिस साहिबान को मशकूक ख़त मिलना शुरू हो गए हैं। अब तक 22 जजिस को धमकी आमेज पाउडर से भरे ख़त मिल चुके हैं। आज पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को मशकूक एक लेटर मिला। फिर खबर आती है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजिस को भी ये ख़त मिला है। यानी ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, मगर हुकूमत अभी तक ये पता नहीं लगा सकी है कि ये ख़त किसने भेजे, क्यों भेजे। कहा जा रहा है कि लिफाफों के अंदर मौजूद खतरनाक पाउडर एंथ्राइक्स है, जिसे छूने से जिल्द में एक जानलेवा इन्फेक्शन होता है। जजिस को जो ख़त भेजे गए उन पर अलग अलग अफराद के नाम दर्ज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजिस के नाम ख़त पर रेशम का नाम था। लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजिस को मोहित फाजिल, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजिस के नाम ख़त पर गुलशाद खातून का नाम दर्ज था।
मगर इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि जो तमाम खतूत हैं ये रावलपिंडी जनरल पोस्ट ऑफिस से सेंड किए गए हैं। अब सवालात उठ रहे हैं कि इनके पीछे है कौन। माजी में एंथ्राक्स से भरे खतूत अमेरिका में बतौर हथियार इस्तेमाल हो चुके हैं। जब 2001 में इस एंथ्राक्स पाउडर को सियासतदानों और मीडिया वालों को भेजा गया और इन खतूत से 22 अफराद मुतासिर हुए थे, बल्कि 5 तो जान की बाजी भी हार गए थे। क्या पाकिस्तानी अदलिया के खिलाफ भी कोई ऐसा ही हरबा इस्तेमाल हो रहा है? क्या धमकी आमेज ख़त आला अदलिया के जजेस को दबाव में लाने की एक कोशिश है? ख़त लिखने के मकासद क्या हो सकते हैं? ये धमकी आमेज जो एक तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जजेस को प्रेशराइज करने का, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ख़त लिखते हैं कि इदारों की मदाखलत है, एग्जेक्टिव की मदाखलत है, एजेंसीज़ की मदाखलत है, इसको रोका जाए। अब बल्कि उन्होंने डायरेक्शंस मांगी कि हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, हम इस पर क्या कर सकते हैं। खैर, उसके बाद आपको भी पता है जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब से मिले चीफ जस्टिस साहब, अलग अलग जजेस से भी मिले, एक कमीशन बना। तसद्दुक जिलानी साहब ने पहले हाँ की उसको कमीशन को हेड करने की, बाद में उन्होंने ना की। अब पहले तो मुझे ये बताइएगा, तसद्दुक जिलानी साहब का पहले हाँ करना और फिर ना करना, इसको भी आप कोई प्रेशराइज उसमें देखते हैं कि दबाव का कोई नतीजा देखते हैं आप एतजाज़ साहब? इसमें कुछ तो लगता है ज़रूर होगा, क्योंकि पहले उन्होंने ये जो फैसला किया था उससे उन्होंने पहले अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया था, और उसमें रजामंदी का इजहार करने के बाद, और मैं तो समझता था कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करने और ये ऐलान करने के वजीर कानून के जानिब से ऐलान करने से पहले ही ये तो रजामंदी तो ली होगी जरूर जिलानी साहब की। अब किस बायस उन्होंने इनकार किया है? उनका बेटा जो है वो एक बड़ा फ़ाल और ज़ीरक यंग मैन है। मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ और मैंने उसको देखा है वकील के तौर पे भी। वो भी चूँकि चला गया था उस मुजाहरे में, और 300 वकला में के दस्तखतों में उसके भी दस्तखत थे, तो शायद यही वजह हो। और बाकी अब क्या उन पे किसी उसी एजेंसी ने दबाव डाला है जिसकी शिकायत की जा रही है, ये अब कहा नहीं जा सकता। ये तो इंक्वायरी होगी तो कुछ पता लगेगा। लेकिन जजिस को, पूरे मुल्क की अदलिया को एक ही वक्त में इतना दबाव में लाना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस का खत लिखना, और अब जो एक खतूत धमकियां में जो एक पाउडर से भरे हुए खतूत मिल रहे हैं, ये आपको क्या मामला लगता है एतजाज़ साहब? वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। ये तो जरा कुछ अलार्मिंग भी है, लेकिन मजाक भी लगता है कि वो लिफाफे जो आपने दिखाए हैं मीडिया ने, हमने देखे हैं जो बंद लिफाफों में भी वो एक फुलाव सा है, फूलापन एक उसमें, कि जिससे लगता है कि रेत या मिट्टी या कोई पाउडर किसी किस्म का इस लिफाफे के अंदर है। वो बिल्कुल कंसील नहीं है कि 4-5 जर्रे हों, 10 जर्रे हों। एंथ्रैक्स के तो थोड़े से जर्रे ही काफी होते हैं। ये तो नजर आता है लिफाफे में बाहर से कि इसमें कागज के अलावा भी कुछ है। अगर लिफाफे को वही सूरत है जो कैमरे पे मीडिया ने दिखाई है, तो फिर तो वो काफी बिट्रे करती है इस। जी हाँ, एंथ्रैक्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है ना? आप देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को प्रेशराइज करना, लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को प्रेशराइज करना, सुप्रीम कोर्ट के जजिस को प्रेशराइज करना, पूरे मुल्क की अदलिया को प्रेशराइज करना, आप ये समझ से बालातर है। इससे पहले आपने कभी अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी ये जो आपकी जिंदगी है वकालत की, आपने कभी देखा है पूरे मुल्क की अदलिया को इतना प्रेशराइज होते हुए? नहीं, ये पूरे मुल्क की अदलिया को प्रेशराइज तो नहीं होना चाहिए इससे। ये जो खत आए हैं, लिफाफे आए हैं, ये देखें, ये जिसका भी होगा एक घनाना सा भयानक सा मजाक के निकलेगा, क्योंकि आखिरकार आप कोरियर से भेजते हैं तो किसी ने तो जाके कोरियर को पकड़ाया है ना लिफाफा।
और कोरियर में भी 1-2 बंदों के जरिए आगे एड्रेस पे जा रहा है। जाली भेजने वाली कोई खातून जाली है, जिसने जाहिर है नहीं, वो तो अपना नाम तो इतना नहीं लिख सकती, चाहे मजाक भी हो। लेकिन मेरा ख्याल है ये इसको आप वो जो उसका तज्जिया तो केमिकल तज्जिया तो ज़रूर होना चाहिए, क्या मिट्टी है, रेत है, पाउडर है, टेल्कम पाउडर है, एंथ्रेक्स है क्या, और बड़ी एहतियात करके जिसको भी उस लिफाफे के करीब जाना है या खोलना है उसका मास्क होना चाहिए, पूरा फेस मास्क टोटल। बिल्कुल बिल्कुल। सांस भी उसका मास्क में से लेना हो, जो फिल्टर करके लेके जाता हो सांस, वो दस्ताने पूरे हो, पूरा गियर, वो जो कोविड का गियर था E1 के E4 उस किस्म का पहन के करके इनको उन लिफाफों की तरफ जाना है। पर निकलेगा होक रेत ही निकलेगी मेरा ख्याल है, क्योंकि इस तरह का बड़ा काम किसको नहीं पता कि ये पता लग जाएगा और किस तरह ट्रेस नहीं होगा। ये तो एक दिन की ट्रेस होने की बात है। किसी ने लिफाफा जमा कराया है, उसको कोरियर के पास बाकायदा रजिस्टर हुआ है, रसीद ली है, ये भी नहीं कि डाक खाने में फेंक दिया गया है जिस तरह लेटर बॉक्स होते थे। ये तो कोरियर के जरिए आया, ये तो पता लग जाएगा। बट कोई पागल बेवकूफ बंदा ही कोई ऐसा मंसूबा इसके पीछे नजर नहीं आता मुझे कि सारे जजों को डराना है। और डराना किस बात से है? ये एक पाउडर और एंथ्रेक्स हो तो वो तो अभी तक फैल चुकी हो, क्योंकि पहले लोगों ने तो कुछ इतनी एहतियात नहीं की होगी ना। ये तो कि प्रोसीजर। अच्छा जैसे मुझे एक बात बताइए, जस्टिस सिद्दीकी का जब केस हुआ था तो आप उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन उस वक्त लेना चाहिए था, आप नहीं समझते अगर उस वक्त इस मामले को टेकअप कर लिया जाता तो आज शायद ये नौबत ना आती? जस्टिस सिद्दीकी साहब की बातों को किसी ने संजीदा लिया नहीं या अदालतों को लेने नहीं दिया गया? नहीं, अदालतों को लेने भी नहीं दिया गया होना। और उस वक्त तक ये जब तक 6 जजों ने नहीं उठाया इसकी सीरियसनेस की नौयत, जुडिशरी ने भी डंग टपावी किया है। आमिर फारूक साहब सबसे पहले हैं जिनको इसका नोटिस लेना चाहिए था। अगर उन्होंने नोटिस ले लिया होता, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और एक मोतबर तरीन ओहदा है चीफ जस्टिस का, एक सूबाई हाई कोर्ट का, तो वो उनको ये पहले दिन से जिसके साथ ये इस किस्म की शिकायत जिनको 6 जजों ने की, असल वाकयातन बात जहाँ से शुरू होती है वो उन 6 जजेस का खत है। बिल्कुल। और वो खत एक नहीं 3 खतूत है और 3 खत हैं। 3 खतों की जो पहले खत जो मई 2023 का खत है, उस पे ही एक्शन होना चाहिए था। चीफ साहब कहते कि जिस भी 1-2 जजेस ने उनको इन्फॉर्म किया था कि ये हो रहा है हमारे साथ, उनको कहते अब मैं फुल कोर्ट का बेंच बनाने लगा हूँ, सारे जज बैठते हैं और मिलके ये फैसला करते हैं क्या होना चाहिए। तो आपको लगता है ये ताने बाने सारे मामलात के तहरीक इंसाफ के केसेस और उस हवाले से प्रेशराइज अगर कहें कि अगर करने की कोशिश की गई तो गलत नहीं होगा था? मई 2023 में आपको पता है पीटीआई के क्या हालात है, केसेस पर केसेस बन रहे थे, और ये आपको लगता है ये ताने बाने सारे उधर ही मिलते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ इसमें बुनियादी कमजोरी चीफ जस्टिस साहब हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद उनकी है। उनके तक ये पहुंची शिकायत और जज साहबान उनके कॉलीग ने पहुंचाई तो उनको सीरियसली लेना चाहिए था उसको, इसको संजीदगी से और बड़े मतलब है इस धड़क के साथ कि इसके पीछे पहुंचना चाहिए। मैंने डिफेंड करना है अपने जजेस को, मैं उनके साथ ये नहीं होने दे सकता। चॉइस साहब, जिन 6 जजेस को धमकी अमेज खतूत मिले या उनको धमकियां जिनको धमकियां मिल रही थी पिछले 1 साल से, अगर वो खुद अपनी कार्रवाई करते या तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार उनके पास था तो ये मामलात आपको नहीं लगता कि उस वक्त अगर उठ जाता तो मुल्क की और जो जजेस हैं वो भी एक्टिव हो जाते? नहीं, वो ठीक है, ये भी आपकी बात दुरुस्त है, पर मैं एक बात बताऊं, चीफ जस्टिस लार्जर बेंच बना सकते थे, फुल कोर्ट का बेंच बना देते। अगर मैं एक जज हूँ, मुझे धमकी दी है, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, तो मैं तो अपना एक ही बंदा हूँ, मैं एक नोटिस करूंगा
कंटेम्प्ट नोटिस कर दूंगा जिसने मुझे धमकी दी है। वो भी एक बहुत बड़े इदारे का कोई डेप्टी है कि उसने मुझे मिलने को एक डिस्ट्रिक्ट जज को कहा और डिस्ट्रिक्ट जज ने मातहत ने इनकार कर दिया है, तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ एक्शन ले लिया और चीफ जस्टिस साहब ने वापस किया होगा उसको पंजाब, और फिर पंजाब वालों ने उसको बहालपुर OSD लगा के कर दिया होगा। तो ये जो चीफ जस्टिस और पर्टिकुलरली आमिर फारूक साहब की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ओहदा भरा नहीं हुए उससे। ये एक जज, मैं अगर जाके कहता मेरे बहनोई को इलेक्ट्रिक शॉक लगे हैं, तो उनको कहना चाहिए था कि ये सारे अदालत का काम है और सारी अदालत इकट्ठी आपके साथ है, बिल्कुल, और इसमें लेते हैं और बैठते हैं सारे, कोई जरूरत नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो जो एक साल ये काम लेट हुआ है, तो इसका मतलब है कि उस वक्त भी कोई प्रेशर था या सब एक दूसरे के इकट्ठे होने का इंतजार कर रहे थे, ये वजह है? क्योंकि अगर एक जज आवाज उठाता तो जिस तरह तसद्दुक जिलानी साहब की बात को किसी ने संजीदा नहीं लिया था। देखो, मई 2003 में इसको सीरियसली ले लेना चाहिए था। जब पहला खत मिला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, दूसरे का इंतजार नहीं करना चाहिए था। वहाँ वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं और अतर मिन्नल्लाह साहब कहते हैं कि आपकी एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस होनी चाहिए थी उसकी, आपको खुद इख्तियारात हैं, आपको करना चाहिए था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के जज से कम तो नहीं है जहाँ तौहीन अदालत का मसला आता है, तो उनको चाहिए था कि वो उसी वक्त एक्शन लेते। वो साल भर इंतजार में पड़ा रहा ता वक्त कि ये 6 जज इन्होंने मिलके पिटीशन कर दी। तीसरी मरतबा इन्होंने ये इस्तदा की कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तीसरे फोरम में गए, पहले अपने चीफ जस्टिस, फिर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इन्होंने कोई किसी की सजा नहीं मांगी कि उसको सजा दे दें या उसको वो फलां मुल्ज़िम है जिसने ये किया है। वहाँ तो यही इन्होंने कहा कि आप हमें हिदायत दें, हमें वजाहत करें कि रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट में चूंकि नहीं है एक मामला, इसको हम कैसे करें। चॉइस साहब, एक बात बताएं, यहाँ पर इलेक्शन दबाव के बगैर नहीं होते हैं हालात। नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि नून लीग के अपने लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि ज़बरदस्ती हमसे हुकूमत बनवाई गई है। ना शहबाज शरीफ चाहते थे कि हम ऐसी हुकूमत बनाएं, ना नवाज शरीफ साहब चाहते थे हुकूमत बनाए। जावेद लतीफ़ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ज़बरदस्ती अदम एतमाद भी जो है ना वो करवाई गई। जब इस मुल्क में हर चीज़ ज़बरदस्ती होगी, आवाम का मैंडेट ज़बरदस्ती चुराया जाएगा, ज़बरदस्ती हुकूमतें बनाई जाएंगी, जजिस को प्रेशराइज किया जाएगा, तो ये मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? ये तो फिर हम इसको जमहूरियत तो नहीं कह सकते, ये जमहूरी, हम कोई जमहूरी मुल्क में तो नहीं रह रहे फिर। नहीं, ये तो बिल्कुल जंगल का कानून था जो लगता है राइज रहा है, और अब लोग कह रहे हैं कि 70 साल से ये राइज है। अब और राज की बातें निकलती हैं कि यहाँ प्रेशर डाला गया, वहाँ प्रेशर डाला गया, और हुकूमतें दोनों जो बदली वो उनके प्रेशर के तहत बदली। नवाज शरीफ साहब को अगर प्रेशर में आके सजाएं दी गई वो भी गलत थी, और आज अगर इमरान खान के केसेस में अगर प्रेशराइज होकर फैसले दिए जा रहे हैं तो वो भी गलत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बजा कह रही हैं, और इसको हमें सोचना चाहिए कि ये क्या हम एक तंदूर के अंदर सारे सियासतदान बंद रहेंगे, भड़कते तंदूर के अंदर, और एक दूसरे के दस्तों गिरबान होते रहेंगे। बिल्कुल, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जिस उजलत में 31 साल की सजाएं दी गई, जिस उजलत में एक हफ्ते में 3 केसेस के फैसले किए गए, ये सिर्फ हमें डैमेज करने के लिए, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ किया गया। जिस रफ्तार से ये केसेस चले उस रफ्तार से जो है वो ख़त्म भी हो जाएंगे, ये सजाएं भी ख़त्म हो जाएंगी। और आपको पता है तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा को मुअत्तल कर दिया गया। मतलब कि जिस स्पीड से आपने सजाएं दी, निकला कुछ भी नहीं उन केसेस में से। शाजिया उनमें था ही, केसेस में कुछ नहीं है ही, कुछ नहीं। जब आप इस्तगासे को पूरा हक देते हैं कि वो अपना सारा केस प्रेजेंट कर ले, जब वो अपना सारा केस प्रेजेंट कर लेता है और वजाहत कर देता है उसको और इस्तगासा, तो मुल्ज़िम की बारी आती है। सेक्शन 342 से आगे शुरू होती है मुल्ज़िम की अपनी वजाहत और अपनी शहादतें और अपने गवाह पेश करने की।
वहाँ आके आप रोक देते हैं और कहते हैं कि सजा हो गई, मुल्ज़िम के पास कोई दफा ही नहीं है और उसने कुछ भी नहीं कहा और मुल्ज़िम को भी आपने मौका ही नहीं दिया। ये इसी तरह है कि वनडे मैच हो या 2020 हो और 35 रन करके 12वें ओवर में एक बैटिंग साइड जो है वो आउट हो गई हो और दूसरी को कहा जाए कि आप हार गए हो क्योंकि वो आपकी बारी ही नहीं आई। 35 रन आपने करने हैं 20 ओवर में, आसान टोटल है, पर उसकी बारी नहीं आई। उनको वकला को बहस ही नहीं करने दी सफाई में। फिर तोशा खाना में तो बेहूदगी तक गए कि वकला जो प्रोसिक्यूशन के थे उनको जज साहब ने कहा कि आप डिफेंस की तरफ से जिरा करें। इन जज साहब को तो मिसकॉन्डक्ट के तहत इन पे केस चलने चाहिए। ये जज साहबान जो तीनों जज साहबान जिन्होंने इतनी उजलत किया, मैं तो ये बार बार कह रहा हूँ और एक दिन ये आप देखेंगे कि इस पे आएगी बात कि इनके खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की बात हो। और फिर आप ये देखें कि तोशा खाना में जब आपने वकला दे दिए प्रोसिक्यूशन के इस तरह से कि वकला को ये कह दिया कि वो सवाल करें और जिरा करें मुल्ज़िम की जानिब से, जबकि मुल्ज़िम ने उनको वकील ही नहीं किया, तो उन वकला के भी जिस मुल्क में 5 दहाइयों के बाद भुट्टो साहब को इंसाफ मिल सकता है तो इस मुल्क में फिर उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। एतजाज़ साहब, कुछ भी हो सकता है हमारे मुल्क में। जी मैं तो यही कहता हूँ, आपने मेरी बात सुनी होगी, मैं कहता हूँ माजी के अलावा पाकिस्तान में कोई पेशीन गोई नहीं की जा सकती। बिल्कुल कल की पेशीन बिल्कुल सही कह रहे हैं माजी के यू कैन प्रेडिक्ट नथिंग बट द पास्ट, मेरा कॉल याद रख। बिल्कुल बिल्कुल याद है। बहुत शुक्रिया माहिर कानून मेरे एतजाज़ अहसन साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं थोड़े से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की दहशतगर्दी का जो नेटवर्क है ये बेनकाब हो रहा है। पिछले साल जून में कनाडा की सरजमीन पर सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर का कत्ल हुआ हो या फिर अमेरिका में अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल की साजिश हो, भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ा। इससे भी 4 कदम आगे बढ़कर बरतानवी अखबार द गार्डियन ने यह खबर दी है कि भारत पिछले 4 सालों के दौरान पाकिस्तानी सरजमीन पर 20 अफराद को कत्ल करवा चुका है। डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने साल 2019 के बाद कौमी सलामती के नाम पर बैरूनी ममालिक में कत्ल करवाना शुरू किए हैं और इस पॉलिसी के तहत भारत जो है ऐसी शख्सियात को टारगेट करवा रहा है जिसे वो अपना दुश्मन समझता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कत्ल की मनसूबाबंदी रॉ के स्लीपर सेल्स ने की जो किसी दूसरे मुल्क से काम कर रहे हैं। हम बात यह है कि भारतीय टारगेट किलिंग के हवाले से अमेरिकी मुआविन सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेशी पर सवाल जवाब जब किए गए, डोनाल्ड लू ने ऐवान नुमाइंदगान को ये बताया कि भारतीय नजाद अमरीकी शहरी पतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश में मुलविस किरदारों को कटहरे में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। साजिश में मुलविस भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया जा चुका है, जो असलहा और मंशियात की स्मगलिंग में भी मुलविस है। अब सवाल यह है कि दुनिया भर में दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने वाला भारत कब तक अपनी बड़ी बड़ी तजारती मंडियों के पीछे ऐसे ही छुपता रहेगा और दुनिया उसे ढील देती रहेगी और दुनिया ब्लैकमेल होती रहेगी। इन अदर वर्ड्स, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि भारत को एक दहशतगर्द स्टेट करार दिया जाए? इसके अलावा भारत का टीटीपी के साथ नेक्सस ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। भारत पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए अफगान प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करता है, अफगानिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के साथ जुड़े अफगान बॉर्डर पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने मौजूद हैं, जहां हजारों की तादाद में टीटीपी के कारिंदों ने पनाह ले रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा था कि गुड तालिबान बैड तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो एक सिलसिला है ये रुक जाएगा। मगर अफगान हुकूमत इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पाकिस्तान को टीटीपी के साथ मुज़ाकरात के मशवरे देने लगी है। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हम दहशतगर्द तंजीम से बातचीत नहीं करेंगे। दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से लड़ने के लिए तैयार है जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता हफ्ते 5 चीनी इंजीनियर्स
और एक पाकिस्तानी शहरी को बम धमाके का निशाना बनाया गया, जिसकी मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के बावजूद अफगानिस्तान का ये भी मुतालिबा है कि पाकिस्तान यकतरफा तौर पर अफगान तारकीन वतन की किस्मत का फैसला न करे। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल लाखों गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन को वापस भेजने का ऐलान किया था। इस पॉलिसी के तहत अब तक लगभग 5,27,000 अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है। सवाल यह है कि अफगानिस्तान सरजमीन से दहशतगर्दी भी अब एक्सपोर्ट होती रहेगी, ऐसे ही क्या? और पाकिस्तान क्या खामोश तमाशाई बनकर बैठा रहेगा? भारत और TTP का जो गठजोड़ है, इससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज़ अहमद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब आपका। एजाज़ साहब, जब द गार्डियन में हम लोग ये खबर पढ़ते हैं, ये सारा जो हिस्ट्री एक बताई गई है कि किस तरह 2019 से भारतीय जो एजेंसी है रॉ, ये टारगेट किलिंग करवा रही है। पाकिस्तान में 2019 से अब तक 20 लोगों को कत्ल करवाया जा चुका है। भारत उन लोगों को जिनको अपना दुश्मन समझता है, और ये सारी प्लानिंग होती है, अफगानिस्तान में भी होती है, मुख्तलिफ ममालिक में इसकी सारी प्लानिंग होती है। अब 5 सालों के बाद गैर मुल्की मीडिया के जरिए इस सारी चीज़ का सामने आना, बजाय कि हमारी अथॉरिटीज़ हमें बताती, बजाय इसके कि सियासतदानों के इल्म में ये बात होती, बजाय इसके कि पार्लियामेंट में डिस्कस होती, आपके लिए कितना ये आपको ये गैर मामूली ये सब कुछ लगा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये माकाफात अमल है हिंदुस्तान के लिए कि वो इतने तवातर से पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ है, और ये कहते उनकी ज़बान नहीं सूखती थी। जबकि अब ये आश्कार होता जा रहा है, जब से कनाडा ने, अमेरिका ने और अब पाकिस्तान ने ये बताया दुनिया को कि जनाब असल मसाइल जो हैं वो हिंदुस्तान की तरफ से वो बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से दहशतगर्दी कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाके। तो ये तो तय हो गया कि गार्डियन की अखबार ने वही तमाम खबरों की तस्दीक की है। जनवरी के इसी साल जनवरी में जब हमारे सेक्रेटरी खारजा ने ये इतला दी थी कि हिंदुस्तान कोई 20 लोगों के कत्ल में मुलव्वस है, उनमें से 2 के मुकम्मल शवाहिद हमारे पास इसलिए आ चुके हैं क्योंकि हमने उनके कल्प्रिट्स को जहाज पे चढ़ने से पहले पकड़ लिया था। आपको याद होगा तो कोई एक योगेश कुमार नामी को बंदा था, वो इन्वॉल्व था, और हमारी एक तरफ से एक सियालकोट में शाहिद लतीफ साहब और रावला में मोहम्मद रियाज नामी बंदों को उसने कत्ल करवाया था पाकिस्तानी ही एजेंटों के हाथों। तो ये एक लिहाज से पाकिस्तान ने उस वक्त ये कहा था कि 20 बाकियों की भी तहकीक हो रही है, हम लाएंगे खबरें। तो गार्डियन ने तकरीबन वही चीज जिसे मैं कहता हूँ कि तस्दीक कर दी है अपने सोर्सेज से। तो हिंदुस्तान का कोई मुंह नहीं रहा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि ये बातें हमें बतानी चाहिए हमारे, तो मेरे तो ख्याल में हुकूमत को इस बात में आप फॉल्ट इसलिए नहीं दे सकते कि जनवरी में बाकायदा खुलकर उन्होंने बयान कर दिया था। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने एतबार नहीं किया था, इस हद तक तो किया था कि जो जिनके 2 केसेस पकड़ लिए हुए हैं और उनके ऊपर अदालत का मुकदमा जारी है, लेकिन बाकियों पर नहीं पता था। अब गार्डियन की खबर के बाद तो पता चल गया कि भाई गैर ये मुतल्लिका जो लोग हैं वो भी अब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत तो बल्कि मैं समझता हूँ कि वो विंडिकेट हुई है, वो तो सच साबित हुआ है इस मामले में। तो उसके बावजूद हम ये बातें करें कि तिजारत होनी चाहिए, तिजारत खुलनी चाहिए, ये रवाबित हमारे बढ़ने चाहिए, तो फिर ये फिर बातें पाकिस्तान को सूट करती हैं? नहीं, इसीलिए तो रुकी हुई है अभी तक। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो तिजारत करते रहते हैं। चीन की ताइवान के साथ आपको पता है वहाँ जंग अजीम होने का खतरा है, इस तरह की बातें होती हैं। जापान के साथ, अमेरिका के साथ, हिंदुस्तान के साथ, जिन जिन से भी उसके ताल्लुकात कशीद है, तिजारत जारी है। यही हिंदुस्तान भी कर रहा है, यही सारी दुनिया का रवैया है। तो तिजारत का अपना, हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि तिजारत के लिए दोनों फरीकों का राजी होना जरूरी है। अगर हमारे वजीर खारजा ने कहा कि वो तो अभी एग्जामिन कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की तरफ से तो इतला नहीं अभी आई, क्योंकि वहां तो इलेक्शन की गहमा गहमी है। जब इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आएगी और वो तिजारत करना चाहे तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के ताजिर भी तिजारत करना चाहते हैं, तो फिर वो अगर करना चाहेंगे तो हो सकती है, लेकिन सिलेक्टेड चीजों में होगी। तो तिजारत बजाते खुद कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर जो दबाव है हमारा ये दहशतगर्दी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वो जारी रहना चाहिए। लेकिन ये इस दबाव को भारत क्या इस वजह से संजीदा नहीं लेता? आपको पता है, अभी जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि कनाडा में जो पिछले साल एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ, अमेरिका में हुआ, फिर पाकिस्तान में पैदर पे जो वाकयात हैं,
दुनिया इसको रियलाइज तो करवाती है, दुनिया आवाज़ तो उठाती है। जैसे कनाडा ने, जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सख्त इस पर एक्शन भी लिया था, दुनिया में आवाज़ भी उठाई थी इस हवाले से। क्या भारत इस चीज़ का एज लेता है? एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी मंडी है, ज़ाहिर है दुनिया के ज़ाहिर है माली ताल्लुकात भी हैं, माली फ़वाइद भी हैं, अपने अपने मफाद भी हैं। क्या भारत सिर्फ इस चीज़ का एज लेता है और दुनिया उसको ये देती रहेगी ये एज? जी, मेरा ख्याल है ये आपकी जो असेसमेंट है वो ठीक है, क्योंकि पांचवी बड़ी मईशत है, चौथी बनने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी मंडी को तमाम ममालिक अपने मफादात देखते हैं। अलबत्ता वहाँ पे अमेरिका में भी उन्होंने बाकायदा केस शुरू किया हुआ है, जो उन्होंने कार्रवाई की, जो बंदा गया था उसको चेक रिपब्लिक से पकड़ भी लिया जाके। तो कौमें वो सारा काम भी करती रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, तिजारत भी करना चाहते हैं, इक्तिसादी ताल्लुकात भी करना चाहते हैं। और ये याद रखिए कि हिंदुस्तान ने ये मुकदमा बनाया है कि हम आपके साथ मिलकर चीन के खिलाफ एक हाशिया बनाएंगे। तो इसलिए भी अमेरिका और कनाडा और दूसरे मगरबी मुल्क उसकी बहुत हद तक नजरअंदाज भी कर देते हैं इस किस्म की ज्यादतियां, लेकिन चलता है। जिस तरह आपको याद है कि सऊदी अरब के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि अदनान खशोगी का कत्ल हुआ था, लेकिन ताल्लुकात भी चलते रहे, सब कुछ चलता रहा। ये हिंदुस्तान के साथ भी चल रहा है, लेकिन आवाज उठती है, उठानी चाहिए। और हिंदुस्तान को खुद भी अपने गरीबान में झांकना चाहिए कि ये किस किस्म का रवैया है जो उसने इख्तियार कर रखा है। कल को फिर दूसरे मुल्क भी उसके मुल्क के अंदर घुसकर यही काम करेंगे जो वो दूसरे मुल्कों में करना चाहते हैं। सही। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि टीटीपी को कौन सपोर्ट कर रहा है या अफगान जो सरजमीन है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ कौन इस्तेमाल कर रहा है। हमारा सवाल, जो हमारा कंसर्न हमेशा ये रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो इस सिलसिले में अभी तक अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर पाए हैं। क्या इसकी ये वजह है कि पिछले साल से जो अफगान मुहाजिरीन को यहाँ से निकालने का अमल शुरू हुआ, क्या ये समझते हैं एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है कि अफगान तालिबान हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के जो स्टेट की नेचर है, अगर आप गौर करें तो वो तो शुरू से पाकिस्तान मुखालिफ रही है। ये कोई आज की बात नहीं है। तो पहले ये ख्याल था कि तालिबान की हुकूमत आने के बाद एक दोस्त हुकूमत बन जाएगी जो पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान को या किसी और को अपने सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। लेकिन ये हमारी असेसमेंट गलत साबित हुई। तालिबान भी बिल्कुल वही कर रहे हैं जो उससे पहले की हुकूमतें करती आई हैं। यानी वो अभी भी वो क्लेम रखे हुए हैं पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, जो पहले भी शुरू से चल रहा था। आपको याद है पहले उन्होंने ड्यूरन लाइन का चर्चा किया कि ये हम मानते नहीं है, बॉर्डर नहीं मानते, वो आज तक वही कायम है। फिर उन्होंने पश्तूनिस्तान का इशू शुरू किया, हालांकि भाई यहाँ तो पश्तून ज्यादा बसते हैं आपके मुल्क से, लेकिन ये सिलसिला शुरू से चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम उस नेचर ऑफ रिलेशनशिप का जो अफगानिस्तान से है। हम ये समझते थे कि शायद ये तालिबान के आने के बाद ये बदल जाएगा और हिंदुस्तान जिसकी जबान नहीं सूखती थी तालिबान के खिलाफ बोलते हुए, आज उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है। तो ये मफादात है कि जंग है। और मेरे ख्याल में तालिबान जो है वो टीटीपी को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इस उम्मीद पर कि शायद उनको ज्यादा फवायद मिल सकेंगे। ये उनकी गलत फहमी है। उनका ये ख्याल है कि बंदूक के जोर पर चूंकि वो काबुल में आए, शायद बंदूक के जोर पर ही वो पाकिस्तान से रियायतें ले लेंगे। ये उनकी गलत फहमी, ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान उनके साथ रहना चाहता है बतौर बरादराना मुल्क के, बतौर दोस्ताना मुल्क के, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको इस किस्म के काम करना चाहिए। तो सर हमारी फिर क्या, जो 2 साल पहले टीटीपी से मुज़ाकरात का एक जो प्रोसेस शुरू हुआ था, जिस पर बहुत से हल्कों से तनकीद भी हुई कि जिन्होंने हमारे बच्चों के गले काटे, भाई जिन्होंने इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी यहाँ पर फैलाई, उनके साथ कैसे बातचीत हो सकती है? लेकिन उसके बावजूद बातचीत हुई, जिस पर आज जो है हमें ख्वाजा आसिफ भी जो है ना वो भी बड़ी तनकीद उनकी तरफ से सुनने को मिलती है कि बुलाएं उन लोगों को आप पार्लियामेंट में, आप उनसे सवाल जवाब करें जो ये कहते थे कि तालिबान यहाँ पर आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप टीटीपी से बात करें। तो क्या वो असेसमेंट भी हमारी गलत थी कि टीटीपी से बातचीत होनी चाहिए? जी बिल्कुल गलत थी, बिल्कुल नहीं बात होनी चाहिए। उनके हमने रहा कर दिए जो कातिल थे, और उन्होंने, आपने देखा कि उन्होंने आके वही काम करना शुरू कर दिया दोबारा। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती की थी। बिल्कुल नहीं कि उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। हाँ, जो उनको तरीका है उनके साथ निपटने का वो सारी ताकत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अपने जो अवाम हैं, जो अर्स्टवाइल फाक्टा में जो लोग हैं, केपीके के लोग हैं, शुमाली बलूचिस्तान के लोग हैं, वो आपके सबसे बड़े
हिफाजत हैं, वो उनको एम्पावर करें और वो जाके तालिबान को बिल्कुल आने नहीं देंगे। लोगों को की अगर सपोर्ट उनको नहीं मिलेगी तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ताकत का इस्तेमाल तो उतना ही करें। और सबसे पहले हमें यहाँ से उनकी सहूलतकारी, जब तक यहाँ पर उनकी सहूलतकारी रहेगी तो आप वाकयात होते रहेंगे। आप देखें, मैं एक वो रिसर्च भी पढ़ रही थी और लगता भी है कि 10 सालों के बाद जितने वाकयात 2023 में हुए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, उन 10 सालों में नहीं हुए। 2013 के बाद सबसे ज्यादा वाकयात 2023 में हुए हैं सर। ये आपकी बिल्कुल असेसमेंट और खबर आपकी दुरुस्त है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये टीटीपी को एक जो रिहाई मिली, एक जो जगह स्पेस हमने दी, उन्होंने रीग्रुप किया और अब हम पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनके खिलाफ अगर कोई महाज बनता है तो हमारे अपने अवाम का महाज बनता है। उनको यहाँ से कोई सहूलतकारी नहीं होगी तो वो कुछ नहीं कर सकेंगे हमारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी खारजा चौधरी साहब, मेरे साथ ही बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।